यस। तो मानवीय शिक्षा नीति का प्रारूप। पहला, आधार। उसमें पहला, यह प्रारूप मध्यस्थ दर्शन यानी सहअस्तित्ववाद पर आधारित है। यह दर्शन 4 भागों में है। पहला, मानव व्यवहार दर्शन। दूसरा, मानव कर्म दर्शन। तीसरा, मानव अभ्यास दर्शन। चौथा, मानव अनुभव दर्शन। उसमें सेकंड है मानवीय शिक्षा प्रवर्तन कारण। उसमें एक नंबर, वर्तमान में मनुष्य में पाई जाने वाली सामाजिक यानी धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विषमताएं ही समरो समृद्धमुक्त समृद्धमुक्ता का कारण समर समर उन्मुक्ता। समर उन्मुक्ता का कारण है। प्रस्तावना। तीसरा, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन। मानवीयता की सीमा में धार्मिक यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समन्वयता रहेगी, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्राप्त अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा चाहता है। अर्थ की सदुपयोग सब 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 उत्पत्तित्मक, हाँ, सब सदुपयोगात्मक नीति धर्म नीति, सुरक्षात्मक नीति ही राज्य नीति है। अर्थ के सदुपयोग के बिना सुरक्षा एवं सुरक्षा के बिना सदुपयोग सिद्ध नहीं है। इसी सत्यतावश मानव धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक पद्धति व प्रणाली से संपन्न होने के लिए बाध्य है। 4, उद्देश्य। मानवीय चेतनावादी शैली को स्थापित करना। मानवीयता की अक्षुण्णता हेतु मानवीय संस्कृति, सभ्यता तथा उसकी स्थापना एवं संरक्षण हेतु विधि व व्यवस्था का अध्ययन पूर्वक प्रमाणित कराना है। इससे मनुष्य के चारों आयामों यानी व्यवसाय, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति तथा पांचों स्थितियों यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्र की एक सूत्रता, तारतम्यता एवं अनन्यता प्रत्यक्ष हो सकेगी। फलस्वरूप समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद एवं अनुभवात्मक अध्यात्मवाद मनुष्य जीवन में चरितार्थ एवं सर्वसुलभ हो सकेगा। यही प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक स्थिति में बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि है और साथ ही ये मानव का अभिष्ट भी है। व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के संतुलित उदय को पाना। समस्त प्रकार की वर्ग भावनाओं को मानवीय चेतना में परिवर्तन करना। सहअस्तित्व एवं समाधानपूर्ण सामाजिक चेतना को सर्वसुलभ करना। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही न्याय का याचक है एवं सही करना चाहता है। उसे न्याय प्रदायी क्षमता तथा सही करने की योग्यता प्रदान करना। प्रत्येक मनुष्य जीवन में अनिवार्यता एवं आवश्यकता के रूप में पाए जाने वाले बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि की समन्वयता को स्थापित करना। शिक्षा प्रणाली, पद्धति एवं व्यवस्था की एक सूत्रता को मानवीयता की सीमा में स्थापित करना। प्रकृति में विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति एवं इतिहास के आनुषंगिक मनुष्य जीवन लक्ष्य, जीवन में समाधान तथा जीवन के कार्यक्रम को स्पष्ट तथा अध्ययन सुलभ करना। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, शाला एवं शिक्षा मंदिरों की गुणात्मक एकता एवं एक सूत्रता को स्थापित करना। उन्नत मनोविज्ञान के संदर्भ में निरंतर शोध एवं अनुसंधान व्यवस्था को प्रस्थापित करना। प्रत्येक विद्यार्थी और व्यक्ति को अखंड समाज के भागीदार के रूप में प्रतिष्ठित करना। शिक्षक, शिक्षार्थी एवं अभिभावक की तारतम्यता को व्यवहार शिक्षा के आधार
आधार पर स्थापित करना। विगत, वर्तमान एवं आगत पीढ़ी की परंपरा के प्रत्येक स्तर में तारतम्यता, एक सूत्रता, सौजन्यता, सहकारिता, दायित्व तथा कर्तव्य पालन योग्य क्षमता का निर्माण करना। मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था संबंधी शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। प्रत्येक मनुष्य में अधिक उत्पादन एवं कम उपभोग योग्य क्षमता को प्रस्थापित करना। व्यक्तित्व व प्रतिभा संपन्न स्थानीय व्यक्ति को व्यक्तियों के संपर्क में शिक्षार्थी एवं शिक्षकों को लाने की व्यवस्था प्रदान करना। 5. वस्तु विषय प्रणाली। शिक्षा के सभी विषयों को सभी स्तरों में उद्देश्य की पूर्ति हेतु बोधगम्य एवं सर्वसुलभ बनाने, सार्वभौम नीति त्रय यानी धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक में दृढ़ता एवं निष्ठा स्थापित करने तथा वर्तमान में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय को समग्रता से संबंध रहने के लिए क. विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का, ख. मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का, ग. दर्शन शास्त्र के साथ क्रिया पक्ष का, ग. अर्थशास्त्र के साथ प्राकृतिक एवं वैकृतिक ऐश्वर्य की सदुपयोगात्मक एवं सुरक्षात्मक नीति पक्ष का, च. राजनीति शास्त्र के साथ मानवीयता के संरक्षणात्मक तथा सर्वधानात्मक नीति पक्ष का, छ. समाजशास्त्र के साथ मानवीय संस्कृति व सभ्यता पक्ष का, ज. भूगोल और इतिहास के साथ मानव तथा मानवीयता का, ज. साहित्य के साथ तात्विक पक्ष का अध्ययन अनिवार्य है। 6. तकनीकी शिक्षण। उत्पादन एवं निर्माण शक्ति की विपुलता के लिए निपुणता एवं कुशलता को पूर्णतया प्रशिक्षित कराने के लिए समृद्ध प्रणाली, व्यवस्था एवं अध्ययन रहेगा, जिससे मनुष्य की सामान्य आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा से संबंधित वस्तुओं का निर्माण सुगमतापूर्वक हो सके। तकनीकी शिक्षण के साथ सामाजिकता तथा व्यक्ति में निष्ठा को व्यवहारिक रूप देने की व्यवस्था एवं प्रणाली अध्ययन के रूप में रहेगी। शिक्षा से इस स्तर में अति मान्यतापूर्ण जीवन की संभावना को स्पष्ट करने योग्य अध्ययन रहेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को उत्पादन क्षमता में निष्णात बनाने के लिए अध्ययन होगा, जिससे अधिक उत्पादन एवं कम उपभोग संपन्न हो सके। तकनीकी अध्ययन के साथ व्यवहारिक अध्ययन अनिवार्य रूप में रहेगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उद्यमशील एवं सामाजिक सिद्ध हो सके। कृषि, उद्योग व स्वास्थ्य संबंधी पूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से रहेगी, न कि औपचारिक रूप में रहेगी। 7. शिष्टमंडल। प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर में एक शिष्टमंडल रहेगा, जिसमें शोध एवं अनुसंधानकर्ताओं का समावेश रहेगा। यही राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल शिक्षा नीति में प्रणाली तथा पद्धति की पूर्णता एवं दृढ़ता के प्रति दायित्व वहन का सजगता पूर्वक निर्वाह करेगा। यही मंडल वैध सीमा में शिक्षण संस्थाओं के दायित्वों का निर्धारण, दिशा निर्देश, पद्धति तथा प्रणाली संबंधी आदेश देने का अधिकारी होगा। इनके द्वारा दी गई प्रस्तावनाएं शासन सदन द्वारा सम्मति पाने के लिए बाध्य रहेगी। शिक्षा संबंधी गुणात्मक परिवर्तन के लिए उपयुक्त प्रस्तावना अधिकार इस मंडल में समाहित रहेगा। व्यक्तिगत रूप में प्राप्त प्रस्तावनाओं को अवगाहन करने की व्यवस्था रहेगी। साथ ही उनके लिए सम्मान व पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था भी रहेगी, जिससे व्यक्तिगत प्रतिभा के प्रति विश्वास हो सके। प्रत्येक राष्ट्र का शिष्टमंडल मानवीयता की सीमा में ही शिक्षा नीति, प्रणाली एवं पद्धति का प्रस्ताव करेगा, जिससे मंडलों में परस्पर विरोध न हो सके। शिक्षा की सार्वभौमिकता की अक्षुण्णता के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल रहेगा, जिससे अखंड समाज की निरंतरता बनी रहे। 8. व्यवस्था। प्रत्येक शिक्षण संस्था
अपने क्षेत्र में प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने तथा प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्येक पद में दायित्व शिष्टमंडल द्वारा निर्धारित रहेगा। संस्थाओं का दायित्व व निर्वाह पद्धति प्रत्येक शिक्षण संस्था अपने कार्य क्षेत्र में पाई जाने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और व्यवहारिक व्यवस्था की परस्परता में समस्याओं का सर्वेक्षण करने की व्यवस्था करेगी। साथ ही वेद प्रणाली, पद्धति, नीति व व्यवस्था का पालन करने के लिए उत्तरदायी रहेगी। स्थानीय स्थिति के चित्रणाधिकार का दायित्व स्थानीय संस्था का होगा। प्रत्येक सर्वेक्षण पूर्ण चित्रण स्तर के अधिकारियों द्वारा संपन्न किया जाएगा। उसका परीक्षण करने का अधिकार उनसे वरिष्ठ अधिकारी को होगा, जिससे ही भूमि स्वर्ग होगी, मनुष्य ही देवता होंगे, धर्म सफल होगा, नित्य मंगल ही होगा। अस्तु। तो ये जो 10 सोपानी व्यवस्था है जिसमें 5 आयाम है ना, पहला आयाम शिक्षा संस्कार व्यवस्था है, तो उसमें से वो एक आयाम के बारे में लिखे हैं यहाँ पर बाबा जी कि 10 सोपानी व्यवस्था में शिक्षा संस्कार व्यवस्था किस तरह का होगा। ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि ये जो विकल्प है इसको समझना है, इसको समझाना है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आयाम शिक्षा संस्कार ही है ना, और वो आधार आयाम है, ज्ञान आधार आयाम है बाकी सारे आयामों का। तो शिक्षा संस्कार के साथ में न्याय वाला आयाम सुनिश्चित होता है। ठीक है ना। फिर शिक्षा और न्याय अगर सुनिश्चित होते हैं तो फिर उत्पादन आयाम का बात हो पाएगा। तो उत्पादन आयाम इन दोनों के पहले हो ही नहीं सकता है, और फिर उत्पादन आयाम हो रहा है तभी उसके बाद में विनिमय आयाम का बात आएगा। ठीक है ना। और वैसे तो स्वास्थ्य आयाम शुरू से ही रहना चाहिए, लेकिन शिक्षा शिक्षा आयाम के साथ में स्वास्थ्य आयाम तो आता ही है। आदमी जैसे जैसे समझदार होता है वैसे वैसे उसको स्वास्थ्य का आवश्यकता भी महसूस होता है कि मुझे स्वस्थ क्यों रहना है। लेकिन ये तो तात्विक रूप में हो गया है ना, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में ये चारों नहीं हो रहा है, आदमी आश्वस्त नहीं हो रहा है, तब तक वो स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाता है ना, इसलिए वो लास्ट में भी हो जाता है। तो पहले और लास्ट दोनों जगह पे उसको रख सकते हैं, शिक्षा के साथ भी रख सकते हैं और लास्ट में भी रख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल स्वरूप में वो लास्ट में ही पहुंच पाता है आदमी के लिए, पर तात्विक रूप में तो शुरू से ही हो, है ना। जैसे ही आदमी समझने के क्रम में लगता है वैसे वो स्वास्थ्य के क्रम में भी लगता ही है। ठीक है ना। तो अभी देखें तो हम लोग शिक्षा और न्याय वाला आयाम गायब है हमारी ज़िंदगी से, समाज की ज़िंदगी से, और उत्पादन आयाम पर ही सबसे ज़्यादा फोकस है ना। अभी अगर देखें इस 10 सोपान व्यवस्था में, तो जो शिक्षा वाला आयाम है, फिर न्याय सुरक्षा, और फिर उत्पादन विनिमय, उत्पादन कार्य सॉरी, है ना, विनिमय कोश, और स्वास्थ्य संयम। 5 आयाम है ना। तो अभी को अगर देखें तो ये शिक्षा वाला जो आयाम है वो, ये दोनों आयाम तो एक तरह से गायब ही है ना अभी भ्रमित अवस्था में, क्वेश्चन मार्क हो जाता है इनके ऊपर, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इस पर कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन इस पर भी उतना कोशिश नहीं कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उत्पादन पे कम जोर है, विनिमय पे ही ज़्यादा जोर है। ठीक है ना। और ऐसे ही ये तो क्वेश्चन मार्क में ही है। तो उत्पादन नहीं होते हुए हम लोग विनिमय पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगा रहे हैं ना, उत्पादन की तुलना में। जब अगर पैसे की बात आएगी तो फिर उसमें उत्पादन वाला पीछे रह जाता है, विनिमय वाले के हाथ में ज़्यादा पावर आ जाता है पैसे की बात आएगी तो।
उसमें भी जो पेरिशेबल उत्पादन है उनके हाथ में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं रहता है, सारा ही कुछ विनिमय के हाथ में चला जाता है। और हाँ, डिमांड और सप्लाई वाला प्रिंसिपल लगाएंगे जो कि अभी का अर्थव्यवस्था है, तो उसमें इधर डिमांड नहीं है तो यहाँ का मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो इससे ज़्यादा पावर इसका हो जाएगा, तो विनिमय कोष डोमिनेट करने लग जाता है। तो ये तो पहले से ही नहीं है, थोड़ा बहुत ये था, उसके भी ऊपर ही आएगा। तो इस वाले में क्या समस्या हो रही है, विनिमय कोष में नहीं प्रॉब्लम है, विनिमय कोष में जो प्रतीक मुद्रा है उसमें प्रॉब्लम है, जो अपन ने बात किया था। तो प्रतीक मुद्रा के आधार पे जब आदान प्रदान हो रहा है उसमें समस्या है। तो ये जो प्रतीक मुद्रा के आधार पे जो समस्या है ना, ठीक से देखेंगे तो वो सारे आयामों में है समस्या। क्योंकि जैसे यहाँ पर प्रतीक मुद्रा हो गया, वैसे यहाँ पे प्रतीक ज्ञान हो जाता है। प्रतीक ज्ञान हो गया ना, तो प्रतीक ही हमारे मूल्य हो जाते हैं, है ना? ऐसे ही उत्पादन वस्तुएं भी प्रतीक ही हो जाती है, उसमें मूल में कुछ क्वालिटी तो रहता ही नहीं है। तो जो अपन रासायनिक केमिकल ये सब खाद डाल के जो उत्पादन कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रतीकात्मक उत्पादन है ना? तो प्रतीकात्मक खाना खा ले रहे हैं, पता नहीं वो पेट में जाके क्या कर रहा है। जैसे प्रतीकात्मक स्वास्थ्य। तो भ्रमित मानव मतलब सब कुछ प्रतीक हो जाता है आदमी के लिए। तो खाली मुद्राएं प्रतीक नहीं है, न्याय भी प्रतीक, शिक्षा भी प्रतीक, स्वास्थ्य भी प्रतीक, सब कुछ प्रतीक। ठीक है, जैसे अपन हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज करने के लिए, तो प्रतीकात्मक इलाज करता है वो, बीमारी तो ठीक होता नहीं है। नहीं। इलाज के लिए नहीं है हॉस्पिटल, है ना? तो बीपी, डायबिटीज, कैंसर, कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है, कुछ प्रतीकात्मक काम करते हैं वो लोग, रिचुअलिस्टिक काम करते हैं, है ना? तो भ्रमित रहते हैं, पूरा जिंदगी प्रतीक बन गया है ना। इसलिए प्रतीक मुद्रा सबसे ज़्यादा हावी हो जाती है, भाई सारा ही प्रतीक है, सारा ही प्रतीक है, तो फिर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ये प्रतीक है मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है उसका। जितना गहरा चीज़ होगा उतना ही वो रियल चाहिए, और उतना ही वो रियल नहीं है तो उतना ही ज़्यादा उसका प्रतीक होने पे वैल्यू नहीं मिलेगा उसको कुछ भी। ठीक है ना? इसीलिए क्या हो रहा है कि जो सारी चीज़ें हैं वो ये प्रतीक मुद्रा के आधार पर ही ये सारा चीज़ चल रहा है, क्योंकि प्रतीक है तो प्रतीक मुद्रा के आधार पर चल जाएगा, ये प्रतीक ही तो चाहिए। तो प्रतीकात्मक शिक्षा जो है वो प्रतीक मुद्रा के हाथ में इसीलिए आ जाता है क्योंकि प्रतीक है वो। तो एक प्रतीक को दूसरे प्रतीक से रिप्लेस कर देते हैं, एक्सचेंज हो जाता है। हाँ, करेंसी। तो इधर से एक टीचर ने प्रतीक ज्ञान दिया, उधर से उसने प्रतीक मुद्रा दे दिया, तो एक्सचेंज हो गया। नहीं तो ज्ञान और मुद्रा का तो एक्सचेंज हो ही नहीं सकता ना। एक आदमी ज्ञान दे रहा है, दूसरा आदमी पैसा दे रहा है, ऐसा तो एक्सचेंज हो ही नहीं सकता है, ये तो एकदम अनइक्वल एक्सचेंज हो गया। पर वो इसीलिए सिस्टम चले जा रहा है क्योंकि ज्ञान भी प्रतीक मिल रहा है, तो ये भी प्रतीक मुद्रा दे रहा है। तो उधर टीचर ने ज्ञान दिया, स्टूडेंट ने पैसा दिया, और कहानी पूरी। ठीक है। तो कुल मिला के अभी इस आयाम में देखेंगे ना, इन पांचों आयाम में, तो एक ही आयाम कर रहे हैं हम लोग, चार आयाम तो कर ही नहीं रहे, वो कर रहे हैं विनिमय। तो शिक्षा का जो आयाम है वो भी विनिमय ही हो गया है। शिक्षा संस्कार तो रहा नहीं ना, वो तो एक्सचेंज आयाम हो गया, विनिमय आयाम हो गया। तो न्याय सुरक्षा के नाम पे भी विनिमय आयाम ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? वो सब कुछ आदमी न्याय भी पैसे के लिए कर रहा है ना, उसको कुछ सुविधा मिल जाएगी उसी के लिए वो व्यवहार कर रहा है। हाँ, और मानव की जिंदगी में सब कुछ जो है वो पैसे के आधार पे हो रहा है, पैसा करता है, पैसा खर्च करता है आदमी, तो उसको सम्मान मिल जाता है। तो एक तरह से सम्मान को खरीद रहा है ना वो, पैसा खर्च किया तो सम्मान मिल गया, इसका मतलब सम्मान भी खरीद लिया हमने, तो सम्मान भी विनिमय हो गया, वो भी विनिमय आयाम में आ गया। सम्मान, विश्वास, पैसे के आधार पे विश्वास हो जाएगा, जिसके पास पैसा है, पैसे के आधार पे समझदारी हो गया। तो जिस चीज को सिर्फ मार्केट में रहना था वो लाइफ के सारे आयाम में पहुंच गया। ठीक है ना जगदीश भैया? हम्म, ठीक है।
लोग सब जो है विनिमय आयाम ही कर रहे हैं ना। कितना बड़ा चीज है, शिक्षा को हम लोग ज्ञान का वस्तु बना दिए, मतलब विनिमय का वस्तु बना दिए हैं शिक्षा को। इसलिए आदमी को कहीं पर भी व्यवस्था में तृप्ति नहीं मिलता है ना। सारी जगह पे प्रतीक ही प्रतीक हो रखा है। आपका तो भैया क्वेश्चन वही आएगा, तो एक टीचर बन रहे हैं तो पैसा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आपके बहुत वो सारे प्रश्न इस रूप में रहते हैं ना। नहीं, ठीक वो है तो चलिए क्लियर हो बताइए। गया अभी। अच्छा हो गया, चलिए हाँ, बताइए। अभी जैसे विनिमय कोष की बात है, तो जैसे बाबा ने बताया कि श्रम से समृद्धि, तो विनिमय जो हम विनिमय करते हैं, है ना, आज के प्रोस्पेक्टिव में मैं पूछ रही हूँ। जैसे मेरे पिताजी विनिमय ही कर रहे हैं, है ना, विनिमय ही कहेंगे कि अ, विनिमय आयाम में ही आएगा ना उनका, एक्सचेंज ऑफ हाँ, फ्रूट्स। आयाम वो मान सकते हैं, ठीक है। हाँ, आयाम हो गया वो, ठीक है। हाँ, तो तो क्या मतलब वो विनिमय श्रम में काउंट करेंगे कि नहीं? आज जैसे पहला दिन था, अभी मैंने, अभी नहीं हो रहा है वो। हाँ, उसके लिए पूरा अपन को सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब होगा वो, है ना। संविधान ही बनाना पड़ेगा हमको उसके लिए। नहीं मतलब बाबा जी ने क्या बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर ने तो, आज मैं फर्स्ट टाइम गई अपने पापा के शॉप पे, तो 2 ट्रक उतरी थी आम की, तो उसमें उन्होंने 7:30 बजे डॉट माल सेल करना शुरू किया, 11:30 बजे तक दोनों ट्रक बेच दी, तो उतना माल सेल हो गया। तो 3 घंटे में जो वो खड़े रहे, मैं ऑब्जर्व कर रही थी ध्यान से, है ना, तो वो बैठे भी नहीं, 3 घंटे वो खड़े ही रहे, या जो भी कस्टमर आ रहे हैं, तो वो क्या श्रम काउंट होगा कि नहीं होगा? जो बाबा श्रम की बात कर रहे हैं, होगा काउंट? हाँ हो जाएगा ना, काउंट हो जाएगा, 3 घंटे श्रम किया उन्होंने, ठीक है ना। है ना? लेकिन वो काउंट होगा, और फिर उसमें जो किसान है उसका भी श्रम काउंट होगा, हाँ। और फिर दोनों इक्वेट होगा। हम्म। तो श्रम काउंट होने में समस्या नहीं है, इक्वेट नहीं हो रहा है वो। 3 घंटे वो जो श्रम करता है उसको मिलेगा 50 रुपया, या मान लो 300 रुपया मिल जाएगा, है ना। 200-300 रुपये मिल जाएगा। और ये जो 3 घंटे श्रम हुआ है इनको 2-3 हज़ार रुपये मिल जाएगा, या पता चली 20 हज़ार रुपये मिल गया। तो कहाँ 200-300 रुपया, कहाँ 20 हज़ार रुपया, है ना।